पिछले लेक्चर में सीपीसी के तहत जजमेंट या निर्णय के बारे में आप लोगों को बताया जा रहा था, जिसमें आदेश 20 रूल 3 तक हमने आपको बताया था। अब आइए आदेश 20 रूल 4 देखा जाए, यानी कि जहाँ तक आदेश 20 नियम 4 की बात है, यानी कि अब हमें देखना है आदेश 20 का नियम 4। आदेश 20 का जो नियम है वह 4th देखना है। जहाँ तक आदेश 20 के नियम 4 की बात है, आदेश 20 के नियम 4 में निर्णय की अंतर वस्तु दी गई है, यानी कि निर्णय की अंतर वस्तु। इसका मतलब ये हुआ कि कंटेंट ऑफ जजमेंट, कंटेंट ऑफ जजमेंट अर्थात निर्णय की अंतर वस्तु। देखिए, अंतर वस्तु का मतलब क्या हुआ ये पहले आपको समझना है। अंतर वस्तु का मतलब ये हुआ कि जब कोई निर्णय न्यायालय द्वारा सुनाया जाएगा तो उस निर्णय के अंदर क्या लिखा जाएगा। अर्थात जब कोई फैसला सुनाया जाता है न्यायालय द्वारा तो उस फैसले के अंदर कौन कौन सी बातें लिखी जाएंगी, इसी को अंतर वस्तु निर्णय की कहा जाता है। यहाँ से आपका कुछ कोरिलेशन भी आपको पढ़ना पड़ेगा, और जो कोरिलेशन पढ़ना है आपका यूपीजे में एक बार 3 क्वेश्चन आए थे। मैं बता दूं, आप देख भी सकते हैं। इसके पहले वाले यूपीजे में 3 क्वेश्चन आए थे। तो सबसे पहले जहाँ जहाँ अंतर वस्तुओं का प्रावधान है, आपका कर्तव्य है कि उनको एक जगह एकत्र कर लीजिए। पहले आपका आदेश 20 के नियम 6 में, यानी कि आदेश 20 का नियम 6, आदेश 20 के नियम 6 में डिक्री की अंतर वस्तु दी गई है। डिक्री की अंतर वस्तु, इसका मतलब ये हुआ कि जब डिक्री या आज्ञप्ति या जयपत्र या विजय पत्र पारित किया जाएगा तो आपका डिक्री की अंतर वस्तु का मतलब ये हुआ कि डिक्री के अंदर क्या लिखा जाएगा। इसी के साथ आपका सीपीसी में जो पढ़ना है वह अच्छे से तैयार करना है। आदेश 7 यानी कि आदेश 7 का नियम 1, ये भी खूब पूछा जाता है। आदेश 7 के नियम 1 में आपका जो दिया गया है प्लेंट की अंतर वस्तु। प्लेंट का मतलब ये हुआ कि वाद पत्र की अंतर वस्तु। ये भी पिछली बार यूपीजे में पूछा जा चुका है कि वाद पत्र की अंतर वस्तु कहाँ दी गई है। तो अगर आपसे पूछे कि वाद पत्र की अंतर वस्तु कहाँ दी गई है तो आपका जवाब रहेगा सीपीसी के आर्डर 7 के रूल 1 में। पिछली बार ये क्वेश्चन आया है, यानी कि प्लेंट के अंदर, वाद पत्र के अंदर क्या लिखा जाएगा। इसी के साथ आपको जो कोरिलेट करके पढ़ना है वह पढ़ना है आपका अच्छे से सीआरपीसी में।
सीआरपीसी में जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं ये भी बहुत बार लगातार बनता है। जहाँ तक सीआरपीसी का प्रश्न है, सीआरपीसी में पहला बनता है क्वेश्चन इससे कोरिलेट करके सीआरपीसी की धारा 211। यहाँ भी कई बार बना है। आरोप की अंतर वस्तु, यानी कि आरोप की अंतर वस्तु या चार्ज की अंतर वस्तु, ये आरोप की अंतर वस्तु का प्रावधान सीआरपीसी की धारा 211 में दिया गया है। फिर आपका क्वेश्चन बना है कई राज्यों में कि सीआरपीसी में, यानी कि सीआरपीसी में आपका निर्णय की अंतर वस्तु कहाँ दी गई है, तो सीआरपीसी की धारा 354 में आपका जजमेंट या अर्थात निर्णय की अंतर वस्तु का प्रावधान किया गया है। इसका मतलब कि क्रिमिनल मामलों में जब फैसला सुनाया जाएगा तो फैसले के अंदर क्या लिखा जाएगा। फिर एक बार आपको बता दिया जाए, इन पांचों प्रावधानों में से एक बार यूपीजे में 3 क्वेश्चन बना था। निश्चित तौर पे 1, 2 या 3 क्वेश्चन आपका मिलेगा। आइए अब शुरू किया जाए। आपका सीपीसी शुरू किया जाए। सीपीसी में क्या प्रावधान किया गया है। देखिए, सीपीसी के आदेश 20 रूल 4 में हेडिंग पहले देखा जाए। जहाँ तक हेडिंग की बात है, अगर आप हेडिंग देखेंगे तो ये दिया है लघुवाद न्यायालयों के निर्णय। इसका मतलब ये हुआ कि खफीफा न्यायालय का निर्णय, अर्थात आपका कह सकते हैं कि लघुवाद न्यायालय का निर्णय, यानी कि खफीफा न्यायालय का निर्णय, यानी कि जब खफीफा न्यायालय निर्णय देंगे तो वो क्या लिखेंगे। लेकिन अगर हम आर्डर 20 के रूल 4 का क्लाज 2 देखें तो देखिए, आपका जब भी पढ़िए पहले एक्सेप्शन दिया गया है। तो आइए आपका शुरू किया जाए। शुरुआती दौर से ही स्मॉल काजेज कोर्ट या लघुवाद न्यायालय के निर्णय। देखिए, आदेश 20 के नियम 4 में स्मॉल काजेज कोर्ट द्वारा, यानी कि लघुवाद ये आदेश 20 के नियम 4 के क्लाज 1 में, यानी कि क्लाज 1, 2 अभी बाद में बताया जाएगा। क्लाज 1 में ये बताया गया है कि जब लघुवाद न्यायालय, यानी कि जब लघुवाद न्यायालय निर्णय सुनाता है, स्मॉल काजेज कोर्ट निर्णय सुनाता है, तो उस निर्णय में या उस निर्णय के अंदर क्या लिखा जाएगा, यानी कि उसका कंटेंट क्या होगा, निर्णय के अंदर क्या लिखा जाएगा। तो आदेश 20 नियम 4 का उपनियम 1 केवल और केवल 2 बातें बताता है कि अगर स्मॉल काजेज कोर्ट का निर्णय है तो ऐसी दशा में अवधार्य प्रश्न यानी कि फैक्ट इन इशू का मतलब ये हुआ कि विवादक तथ्य, यानी कि पक्षकारों में किस तथ्य को लेकर, किस मुद्दे को लेकर विवाद है, वह लिखा जाएगा। और कह सकते हैं कि उस विवादक तथ्य पर न्यायालय ने क्या विनिश्चय किया है।
उस विवादक तथ्य पर न्यायालय ने क्या कह सकते हैं, विनिश्चय किया, क्या फैसला सुनाया, अर्थात क्या निर्णय दिया, ये लिखा जाएगा। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि लघुवाद न्यायालय जब भी निर्णय सुनाएंगे तो दो बातें पर्याप्त होंगी उनके निर्णय में, फैक्ट इन इशू या अवधार्य तथ्य या विवादक तथ्य, और उस विवादक तथ्य पर उन्होंने क्या फैसला सुनाया, क्या विनिश्चय किया। अब क्वेश्चन का मॉडल देखिए, यहाँ अच्छे से आपको तैयार रखना है। पहला मॉडल ये बनता है कि सिविल मामलों में वह कौन सा न्यायालय है जो निर्णय का कारण यानी कि रीजन डिसीजन देने के लिए बाउंड नहीं है, बाध्य नहीं है। फिर एक बार क्वेश्चन देखिए, सिविल मामलों में कब निर्णय का कारण देने की आवश्यकता नहीं है, रीजन डिसीजन देने की आवश्यकता नहीं है। तो अगर जहाँ भी पूछे तो आप ये मारेंगे कि अगर निर्णय स्मॉल काजेज कोर्ट ने, खफीफा न्यायालय ने या लघुवाद न्यायालय ने दिया है तो उसे निर्णय का कारण देने की आवश्यकता नहीं है। अब इसी को आपका जोड़ा जाता है, सीआरपीसी में खूब पूछा जाता है। सीआरपीसी में ये पूछा जाता है कि कब आपराधिक न्यायालय यानी कि कब क्रिमिनल कोर्ट को निर्णय का कारण देना आवश्यक नहीं होता। देखिए अच्छे से इसको भी तैयार रखिएगा। आपका ये जो सेक्शन सीआरपीसी का है 354 में दिया गया है, ध्यान से देखिए। अगर सीआरपीसी के तहत मृत्युदंड दिया गया है यानी कि निर्णय डेथ सेंटेंस का है, मृत्युदंड का है, तो स्पेशल रीजन लिखा जाएगा। यानी कि इसका मतलब कि निर्णय में आपका न्यायाधीश द्वारा विशेष कारण लिखना आवश्यक है। फिर एक बार समझिए, यदि मृत्युदंड दिया गया है, डेथ सेंटेंस दिया गया है, तो स्पेशल रीजन लिखना पड़ेगा क्यों दिया जा रहा है। अगर अन्य दंड दिया गया है तो विशेष कारण नहीं लिखना है आपराधिक मामलों में, केवल रीजन या कारण लिखना है। लेकिन जो अब बताया जा रहा है यही महत्वपूर्ण है। दो ऐसी कंडीशन हैं जहाँ की आपराधिक न्यायालय निर्णय का कारण लिखने के लिए बाध्य नहीं है। खूब पूछा जाता है, गलत न हो ये हर किसी भी हाल में। यदि न्यायालय ने उठने तक के लिए दंड दिया हो, उठने तक के लिए का मतलब ये हुआ कि जब तक न्यायिक कार्यवाही चल रही है तब तक के लिए आपको सज़ा दी जाती है। और दूसरा, यदि मामले का समरी ट्रायल हुआ हो यानी कि मामले का संक्षिप्त विचारण हुआ हो, समरी ट्रायल हुआ हो। अब ये आया समरी ट्रायल कहाँ दिया गया है सीआरपीसी में, संक्षिप्त विचारण कहाँ दिया गया है, तो संक्षिप्त विचारण सीआरपीसी की धारा 260 से लेकर 265 तक में दिया गया है। और संक्षिप्त विचारण में समरी ट्रायल में आपका 3 मास से अधिक का दंड नहीं दिया जा सकता। अच्छे से इसको तैयार रखिएगा आपका। अब आइए देखा जाए आपका आदेश 20 का नियम 4 का उपनियम 2, यानी कि आदेश 20 के नियम 4 का उपनियम 2 देखना है।
उपनियम 2 आपका लघुवाद न्यायालय से भिन्न न्यायालयों द्वारा सिविल न्यायालयों द्वारा दिए गए निर्णय में क्या क्या लिखा जाएगा, यानी कि निर्णय के अंदर क्या क्या बातें रहेंगी। तो देखिए ये भी पूछा जाता है, निर्णय के अंदर 4 बातें रहेंगी, यानी कि आदेश 20 का नियम 4 का उपनियम 2 हमें देखना है। 2 ये बताता है कि 2 ये बता देता है कि जो निर्णय के अंदर लिखा जाएगा क्या क्या बातें लिखी जाएंगी। एक एक बातों को अच्छे से इसको तैयार रखें, 4 बातें तैयार रखें, यानी कि स्मॉल काजेज कोर्ट के अलावा अदर कोर्ट द्वारा जब जजमेंट दिया जाएगा तो 4 बातें लिखी जाएंगी। एक मामले का संक्षिप्त कथन, यानी कि मैटर का शॉर्ट स्टेटमेंट, यानी कि आपका संक्षिप्त कथन, मामले का संक्षिप्त कथन लिखा जाएगा, यानी कि शॉर्ट स्टेटमेंट लिखा जाएगा। शॉर्ट स्टेटमेंट लिख दिया गया। इसके बाद अवधार्य प्रश्न होंगे। अवधार्य प्रश्न का मतलब हुआ फैक्ट इन इशू। अवधार्य प्रश्न, अवधार्य प्रश्न होंगे, इसका मतलब ये हुआ कि फैक्ट इन इशू होगा। अवधार्य प्रश्न का मतलब फैक्ट इन इशू या विवादात्मक। इसके बाद उस अवधार्य प्रश्न पर क्या विनिश्चय आया, क्या फैसला आया, यानी कि न्यायालय ने क्या निष्कर्ष निकाला, यानी कि तीसरा रहेगा विनिश्चय। विनिश्चय रहेगा, क्या विनिश्चय आया। इसके बाद आपका विनिश्चय के बाद उस विनिश्चय का रीजन रहेगा, यानी कि कारण लिखा जाएगा। देखिए अच्छे से इसको, यानी कि अगर स्मॉल काजेज कोर्ट के अलावा अन्य न्यायालय का निर्णय है सिविल मामलों में, तो उसमें 4 बातें समाहित रहेंगी। पहला आपका संक्षिप्त कथन मामले का, फिर अवधार्य प्रश्न, यानी कि किन प्रश्नों पर विवाद था, फिर विनिश्चय, उन प्रश्नों पर क्या विनिश्चय न्यायालय ने दिया, क्या निष्कर्ष निकाला और उस निष्कर्ष के पीछे क्या कारण थे, क्या रीजन थे। आइए एक कोई उदाहरण इसमें बताया जाए। सबसे अच्छा अयोध्या मामले का ही उदाहरण बताया जाए। अयोध्या मामले में संक्षिप्त कथन अर्थात पक्षकार कौन थे और किस माने पक्षकार कौन थे इत्यादि, मामला क्या था, ये लिखा गया। अवधार्य प्रश्न का मतलब कि किस मुद्दे पर पक्षकारों में डिस्प्यूट था, विवाद था, यानी कि विवाद ये था कि मुस्लिम पक्ष कह रहा था कि यहाँ मस्जिद थी अतः ज़मीन हमें दिया जाए, हिंदू पक्ष कह रहा था कि ये ज़मीन माने हमारी हैं हमें दिया जाए, यानी कि एक पक्षकार डिमांड करे और दूसरा डिनाई करे, इसी से फैक्ट इन इशू निकलता है। न्यायालय ने दोनों पक्षकारों को सुना, दोनों पक्षकारों को सुनकर फैसला सुनाया। फैसला ये सुनाया कि माने ये जो भूमि है ये रामलला विराजमान इसके मालिक हैं। समस्या ये आई कि जब न्यायालय ने फैसला सुनाया तो क्या आपका हवा में फैसला सुनाया कि किसी बेस पर सुनाया, फैसले के पीछे रीजन क्या था, कारण क्या था, क्या आधार थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने उन आधारों को भी डिटेल में निर्णय में लिखा। अब आइए आपका आदेश 20 का
नियम 5 देखा जाए। जहाँ तक आदेश 20 के नियम 5 की बात है, आदेश 20 का नियम 5 शॉर्टकट में देखा जाता है। आदेश 20 का नियम 5 ये कहता है कि न्यायालय हर एक विवादक पर अपने विनिश्चय का कथन करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि आदेश 20 का नियम जो आपका 5 है, यानी कि नियम 5 हैं, उस नियम में जजमेंट के बारे में क्या बताया गया है। देखिए क्या बताया गया है। आदेश 20 का नियम 5 ये बताता है कि जब भी न्यायालय फैसला करेगा तो ऐसी दशा में प्रत्येक विवादक पर अपने विनिश्चय देगा, विनिश्चय का कथन करेगा, यानी कि फैसला देगा। इसके साथ आप जोड़कर पढ़िएगा सेक्शन 11 का एक्सप्लेशन, सेक्शन 11 का एक्सप्लेशन 5 पढ़िएगा। यानी कि जब भी आप आदेश 20 का नियम 5 पढ़िए, तुरंत सीपीसी की धारा 11 का स्पष्टीकरण 5 को रिलेट करके पढ़िएगा। देखिए आपका आदेश 20 का नियम 5 एक लाइन बता दिया जाए। न्यायालय प्रत्येक विवादक तथ्य पर, यानी कि प्रत्येक कह सकते हैं कि फैक्ट इन इशू पर अपना विनिश्चय देगा। लेकिन धारा 11 का स्पष्टीकरण 5 ये बताता है, धारा 11 में रेस जुडिकेटा का प्रावधान है, प्रांग न्याय का प्रावधान है। धारा 11 का स्पष्टीकरण 5 ये बता देता है कि अगर किसी बिंदु पर यदि किसी विवादक तथ्य पर कोर्ट ने कोई विनिश्चय नहीं किया, कोई फैसला नहीं सुनाया, तो ये माना जाएगा कि उस डिमांड को कोर्ट ने डिनाई कर दिया, अर्थात कोर्ट ने इनकार कर दिया। यानी कि जिस मुद्दे पर कोर्ट मौन रह गया, तो यहाँ मौन का मतलब ये होगा कि कोर्ट ने वादी की उस मांग को मानने से इनकार कर दिया। आपका 11 का स्पष्टीकरण 5। आइए इस प्रकार जजमेंट के बारे में जो भी आपके प्रावधान थे वह समाप्त हो गए। अब आपको कंसेप्ट फिर बनाना है। निर्णय के बारे में सभी बातें बता दी गई। फिर एक बार आपको कंसेप्ट बनाकर चलना है। 2(9) में जजमेंट को परिभाषित किया गया था, अर्थात निर्णय को परिभाषित किया गया है। फिर आपका कह सकते हैं कि निर्णय के बाद आपका कह सकते हैं, निर्णय के बाद जो वास्तविक फल निकलता है, जो एक्चुअल परिणाम निकलते हैं, जो निष्कर्ष निकलते हैं, निर्णय के बाद या तो वह निष्कर्ष डिक्री होगी या वह निष्कर्ष आपका आदेश होगा। यानी कि न्यायालय निर्णय के बाद ही या तो डिक्री पारित करेगा या आदेश। डिक्री की परिभाषा सीपीसी की धारा 2 के क्लाज 2 में दी गई है, जबकि आदेश की परिभाषा आपका सीपीसी की धारा 2 के क्लाज 14 में दी गई है। आइए अब डिक्री को हमें शुरू करना है। डिक्री के बारे में पहले कुछ सामान्य बातें जानिए और तब आपका डिटेल में बताया जाएगा। देखिए तमाम बातें आपका पूछी जाती हैं, इसको समझने का प्रयास करिए। डिक्री को डिफाइन किया गया है 2(2) में, यानी कि अगर जो निर्णय दिया गया है
जो न्यायालय द्वारा फैसला दिया गया है, यदि उस फैसले में धारा 2 की उपधारा 2 के सभी एसेंशियल एलिमेंट मिलते हैं, सभी आवश्यक तत्व मिलते हैं, तो उस निर्णय से निकले निष्कर्ष को हम डिक्री या आज्ञप्ति या जयपत्र या विजय पत्र कहते हैं। और यदि निर्णय से निष्कर्ष निकाला गया है और वह निर्णय धारा 2 की उपधारा 2 की कंडीशन को फुलफिल नहीं करता, पूरा नहीं करता, तो ये कहा जाएगा कि वह न्यायालय द्वारा दिया गया आदेश है। डिक्री के प्रकार पूछे जाते हैं, एक्चुअल डिक्री और आपका कंस्ट्रक्टिव डिक्री, यानी कि एक्चुअल डिक्री और डीम्ड डिक्री बताया जाएगा डिटेल में। यानी कि इसका मतलब देखिए क्वेश्चन कैसे बनते हैं। निर्णय डिक्री में अंतर पूछा जाता है, निर्णय आदेश में अंतर पूछा जाता है, डिक्री आदेश में अंतर पूछा जाता है और डिक्री के प्रकारों को भी पूछा जाता है, कौन डिक्री है कौन नहीं है, डिक्री के एसेंशियल एलिमेंट क्या हैं। तो ये आपको अगले लेक्चर में आपका डिक्री के बारे में बताया जाएगा।